उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यूएशन, कि वैल्यूएशन के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो फर्स्ट देखिए इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वैल्यूएशन का वो क्या है, असेसिंग द फेस वैल्यू ऑफ द अफेयर ऑफ अ बिज़नेस, कि बिज़नेस की जो एसेट्स हैं उसकी फेस वैल्यू जो है उसको मूल्यांकन करना, वो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, टू एस्टेब्लिश वेदर एसेट्स आर बीइंग शोन एट देयर करेक्ट वैल्यू इन द बैलेंस शीट और नॉट, कि बैलेंस शीट में करेक्ट वैल्यू पर उसको शो किया गया या नहीं किया गया, है ना। इसी तरह से इस फाइंडिंग आउट हाउ द कैपिटल हैज़ बीन इन्वेस्टेड, कैपिटल जो इन्वेस्ट की गई है वो सही ढंग से यूटिलाइज हो रही है या नहीं हो रही, है ना, और कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है। और इसके अलावा क्या ऑब्जेक्ट है कि फाइंड आउट द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ एसेट ऑन देयर परचेज प्राइस, कि किस प्राइस पर परचेज़ किया था और बैलेंस शीट की डेट पर उसका क्या प्राइस है और उसका रीज़न, है ना। एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की वैल्यू करने में भी ये काफ़ी हेल्प करती है। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव। अब देखिए अगर बात करें इम्पॉर्टेंस की, तो वैल्यूएशन ऑफ एसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑडिटर कराता है एट द एंड ऑफ द ईयर, और जो कंपनी है वो उसको पहले से ही करवा के रखते हैं। तो जैसे देखो अगर एसेट्स जो हैं वो जितनी एक्चुअल वैल्यू है उससे कम पर दिखाई गई है, इट मीन्स इट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाएंगे, है ना, कि कम पर शो की गई है और ज़्यादा उसकी वैल्यू है। और अगर इसका अपोजिट है कि जो वैल्यू है वो ज़्यादा शो की गई है, तो इट वुड रिज़ल्ट इन अननेसेसरी इंक्रीज इन प्रॉफिट, कि प्रॉफिट को अननेसेसरी बढ़ा देगी, कि वैल्यू है कम शो ज़्यादा की गई है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट बढ़ने से जो प्रॉफिट का ये पार्ट है वो डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो कि बहुत रॉन्ग है ना। दैट रिजल्टिंग इन इरोजन ऑफ कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, की प्रॉफिट फिर आउट ऑफ कैपिटल दिए जाएंगे। तो इसलिए देखो इंपॉर्टेंस जो है वो इन पॉइंट से पता चलती है। फॉर डिपिक्टिंग ए करेक्ट व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन अगर पता करनी है तो वो जो है वो इससे पता चल सकती है वैल्यूएशन से। और प्रॉफिट या लॉस जो भी शो किए गए हैं वो सही है या नहीं, कोई सीक्रेट रिज़र्व, ये सीक्रेट है, सीक्रेट रिज़र्व तो कोई क्रिएट नहीं किया गया है। एंड इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ द कैपिटल, कि जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट की है वो सही है या नहीं, है ना। एंड ऑन द डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर असेसिंग द एक्चुअल स्टेट ऑफ द एसेट, कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है एसेट की, वो शो करने के लिए, वो निकालने के लिए भी जो है वो वैल्यूएशन किया जाता है। अब देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइजेज़ आपको दिए हुए हैं। सबसे पहला है कॉस्ट प्राइस। तो वी कैन से जो कॉस्ट प्राइस है वो एक ऐसा प्राइस होता है जिस पर कि गुड्स को परचेज़ किया जाता है ना। तो देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइजेस दिए हैं। कॉस्ट प्राइस एक ऐसा प्राइस है जिस पे कि एसेट को आपने परचेज़ किया है। जैसे 5 लाख की आपने एसेट परचेज़ की, मशीनरी परचेज़ की, आपने जो पे किया वो 5 लाख था, तो इट मीन्स वो अमाउंट क्या कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस। सेकेंड इज़ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस एक ऐसा प्राइस है जो उस पर्टिकुलर डेट में जो है प्रिवेल कर रहा है मार्केट में, जितने में आप उस एसेट को दोबारा से परचेज़ कर सकते हैं, है ना। और अगर सेल करना चाहें तो वो कितने का सेल होगा, तो दैट इज़ नोन एज मार्केट प्राइस। बुक वैल्यू इज़ दैट वैल्यू एट विच द एसेट इज़ शोन इन द बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट में जितने में शो किया गया है। तो वी कैन से कॉस्ट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, वो बुक वैल्यू कहलाती है। गोइंग कंसर्न वैल्यू, द वैल्यू विच रिमेन्स आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू आती है वो क्या कहलाती है, गोइंग कंसर्न वैल्यू। रिलाइजेबल वैल्यू वो होती है कि जब आप इसको मार्केट में सेल करेंगे तो वो कितने की सेल होगी एसेट। तो द वैल्यू ऑफ द एसेट विच कैन बी रिलाइज्ड बाय सेलिंग द मार्केट इज़ नोन एज रिलाइजेबल वैल्यू। अब देखिए रिलाइजेबल वैल्यू और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस है। मार्केट वैल्यू वो वैल्यू है जो पर्टिकुलर डे पर प्रेवलेंट है ना। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एसेट को सेल करेंगे, बट रिलाइजेबल वैल्यू में एक्चुअल रिलाइजेबल वैल्यू निकाली जाती है कि अगर आप सेल करेंगे तो वो कितने की सेल होगी। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कि अगर आपने पुरानी एसेट को रिप्लेस करना है, पुरानी की जगह नई लेकर आनी है, तो आपको कितना अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा, है ना, वो कहलाता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सच एज कार्टेज, कमीशन, इंस्टॉलेशन एक्सपेंडिचर, ये भी इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। स्क्रैप वैल्यू वो होती है कि अगर जो एसेट आप जो है यूज़ कर रहे हैं उसकी एक्सपायरी टाइम पूरा हो जाता है, उसके बाद अगर आप उसको सेल करते हैं तो वो कितने का सेल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू। तो ये हैं आपके डिफरेंट टाइप के प्राइजेस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट। उसमें देखिए ये 5 एसेट हैं जिसके बारे में हमने पढ़ना है। फिक्स्ड एसेट, फ्लोटिंग एसेट जिसको करंट एसेट भी कहते हैं, वेस्टिंग एसेट, इंटेंजिबल एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट। तो देखिए सबसे पहला है वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट।
तो फिक्स एसेट वो एसेट हैं विच आर परचेज्ड ऑन अ परमानेंट बेसिस, है ना, जिससे आप अवेयर हो कि जिसको हम परमानेंट बेसिस पर परचेज़ करते हैं, जिसका पर्पस उसको सेल करना नहीं होता, उसको यूज़ करना होता है ना, बीइंग बेसिस टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन। और अदर जो प्रॉफिट जनरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो की जाती हैं। तो जैसे बताया, दे आर नॉट परचेज फॉर रीसेल, हैंस दे आर नॉट फ्रिक्वेंटली बॉट और सोल्ड। अब अगर इसकी बात करें तो फिक्स्ड एसेट को जनरली जो वैल्यू किया जाता है एट गोइंग कंसर्न वैल्यू, और जिसको हम कन्वेंशनल वैल्यू या टोकन वैल्यू भी कहते हैं, उस पर इसकी वैल्यू निकाली जाती है। तो अब ये देखिए डिफरेंट टाइप की एसेट्स हैं, इसका फिक्स्ड एसेट है, इसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला है लैंड एंड बिल्डिंग, है ना। अब देखिए नॉर्मली जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो एक ही हेडिंग में आता है, बैलेंस शीट में बिल्डिंग में ही आता है ना, लेकिन कई बार इसके कई हेडिंग बना दिए जाते हैं। जैसे एक है फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग। अब देखिए फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग वो लैंड एंड बिल्डिंग है जिसके ऊपर किसी का होल्ड नहीं होता, जो बिल्कुल फ्री होती है। तो इट इज़ द फिक्स्ड एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन का इसके ऊपर पूरा राइट होता है। अब बैलेंस शीट में लैंड को बिल्डिंग से कई बार अलग दिखाया जाता है। तो अगर लैंड दिखाई जा रही है तो लैंड तो कॉस्ट प्राइस पर ही आएगी, है ना, क्योंकि लैंड की वैल्यू जनरली डेप्रिसिएट नहीं होती, है ना, वो अप्रिशिएट ही होती है। और अगर बिल्डिंग है, फ्री होल्ड बिल्डिंग है, तो इट इज़ वैल्यूड बाय रिड्यूसिंग डेप्रिसिएशन। जनरली इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो डिडक्ट करके फिर इसको दिखाया जाता है। लेकिन अगर कुछ एडिशन किया गया है लैंड में या बिल्डिंग में, तो दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ लैंड और बिल्डिंग। जिसमें भी एडिशन हुआ है ना, उसमें वो ऐड कर देना चाहिए। लेकिन अगर रिपेयर और मेंटेनेंस की कोई कॉस्ट है तो उसको हम एसेट की वैल्यू में ऐड नहीं करते हैं। वो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और उसको हम कहाँ शो करते हैं, P&L अकाउंट में। उसको बैलेंस शीट में हम एसेट में ऐड नहीं करते। लेकिन अगर एप्रिसिएशन होता है इन द वैल्यू ऑफ लैंड, तो उसको भी हम उसमें ऐड नहीं करते। लैंड को हम कॉस्ट पर ही शो करते हैं, है ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो आप कंसिडर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, बट अगर कोई एप्रिसिएशन होता है तो आई शुड नॉट बी कंसिडर। तो इसलिए लैंड में अगर कोई एप्रिसिएशन होता है तो उसको नहीं शो किया जाता। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा लीज होल्ड लैंड और बिल्डिंग। तो लीज होल्ड लैंड or we can say leasehold asset we imply those assets which have been acquired by organization under a lease agreement, कि आपने उसको परचेज नहीं किया है, आपने लीज पर लिया है, कुछ टाइम के लिए लिया है। तो we can say आपने 10 years की लीज़ ली है, 12 years की लीज़ ली है, तो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद आपको वो जो एसेट है उनको वापस करनी होती है। तो ऑब्वियसली इसको जो शो किया जाता है वो क्या शो किया जाता है, ओरिजिनल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन एस्टिमेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लीज़, कि जितने टाइम का है। जैसे सपोज़ 5 लाख की एसेट है, 10 साल के लिए आपने ली, तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 50,000। तो इट डिपेंड्स कि आपने कितने टाइम की ली है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका वैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट आता है बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। अगर जो बिल्डिंग है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट सेम हैज़ नॉट बीन कम्प्लीटेड, है ना। अगर वो कंप्लीट नहीं हुई है तो ऑडिटर को डिसीज़न लेना होगा कि वैल्यूएशन कितना दिखाना है। वो डिपेंड करता है आर्किटेक्ट के ऊपर। जैसे आपने पढ़ा था ना कि आर्किटेक्ट एक सर्टिफिकेट देता है, कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा था, जितना वो सर्टिफिकेट देता है, कितना वर्क सर्टिफाइड हो गया, उतने वर्क सर्टिफाइड की पेमेंट कर दी जाती है, तो उतना ही आप एसेट की फॉर्म में शो कर सकते हैं, है ना। बैलेंस शीट में दिखाया था ना वर्क इन प्रोग्रेस इतना है और जितना कंप्लीट हो गया वो भी वहीं पे शो कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी जो आर्किटेक्ट जितने का सर्टिफिकेट देगा, सेम हैज़ बीन एंटर्ड इनटू एसेट अकाउंट एंड हैज़ बीन शोन इन द बैलेंस शीट, है ना। और उसके अलावा फिर यहाँ पर शो नहीं किया जाता है। उसके बाद देखिए सेकंड टाइप ऑफ मशीनरी हमारी आती है प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी का जो वैल्यूएशन है जनरली वो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, इस पर ही किया जाता है। लेकिन अगर जो प्लांट है वो मैन्युफैक्चर्ड किया गया है, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय नहीं, तो फिर ऑडिटर को ये बात ध्यान रखनी है कि उसमें ओवरहेड एक्सपेंडिचर जो कि कॉस्ट का पार्ट होते हैं प्लांट की कॉस्ट का, है ना, वो भी इसके अंदर इंक्लूड करना है। लेकिन अगर रिपेयर एंड रिन्यूअल के ऊपर कुछ अमाउंट स्पेंड हुआ है प्लांट एंड मशीनरी की, तो दैट शुड ऑल्सो नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, उसको इंक्लूड नहीं करना है। लेकिन अगर कोई एसेट बेची जाती है तो उसको आपने कंसिडर करना है ना। तो जब भी वैल्यूएशन किया जाता है तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू नहीं देखी जाती है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी आपने परचेज़ की है अपने यूज़ के लिए, सेल के लिए नहीं की। तो जनरली यही रूल इम्प्लीमेंट होता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट।
तो इन्वेस्टमेंट भी किस पर्पस के लिए परचेज़ की गई है उसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यूएशन होता है। अगर वो फिक्स्ड एसेट की तरह परचेज़ की गई है, इफ़ इट हैज़ बीन परचेज्ड एज अ फिक्स्ड एसेट दैन इट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। फिर इसको कॉस्ट प्राइस पर शो किया जाएगा, इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता। लेकिन फ्लक्चुएशंस होती रहती है मार्केट में, फ्लक्चुएशंस को हम कंसिडर नहीं करते, है ना। लेकिन अगर इसको परचेज़ किया गया है करंट एसेट और वी कैन से फ्लोटिंग एसेट के बेस पर, तो फिर हम इसको शो कर सकते हैं कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लेस। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, इन्वेस्टमेंट को किस तरह परचेज़ किया गया, एज ए फिक्स्ड एसेट और एज ए फ्लोटिंग एसेट। तो ऑडिटर जो है वो एग्ज़ामिन करेगा कि परचेज़ करते टाइम किस उसमें परचेज़ किया गया था। लेकिन अगर मार्केट प्राइस कंटिन्यूटी में डाउन होते जा रहे हैं और वो दिखाई दे रहा है ना, तो फिर यहाँ पर जो है वो मार्केट प्राइस पर इसको शो किया जा सकता है। जैसे सपोज़ आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी, शेयर्स परचेज़ किए किसी कंपनी के, वो कंपनी के जो प्रॉफिट है वो कम होते जा रहे हैं और आप उसको 5 लाख ही शो कर रहे हैं, जबकि वैल्यू उसकी हो सकता है 50,000 भी ना हो। तो फिर इस सिचुएशन में आप उसकी जो है वैल्यू जितनी उसकी एक्चुअल है उतनी ही शो करेंगे, क्योंकि इस तरह की जो सिचुएशन आ जाती हैं जिसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो फिर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट ही शो की जाएगी। नेक्स्ट आता है फर्नीचर, फिक्सर एंड फिटिंग, है ना। ये भी फिक्स्ड एसेट हैं बिज़नेस की। अब ये जो बिज़नेस में यूज़ की जाती हैं ये भी ऑब्वियसली सेल के लिए नहीं है ना। जैसे चेयर है, टेबल है, सोफ़ा है, इलेक्ट्रिक फ़ैन है, वायरिंग टेबल है। तो इस तरह के जो एक्सपेंडिचर हैं, ये जो अभी बताया मैंने आपको, इलेक्ट्रिक फ़ैन, वायरिंग टेबल, ये हमारे क्या हैं, फिक्सचर्स, है ना। तो इनको भी गोइंग कंसर्न वैल्यू के अकॉर्डिंग ही वैल्यूड किया जाता है कि कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर कोई एसेट परचेज़ की है करंट ईयर में तो उसकी वैल्यू को ऐड किया जाएगा, कोई सेल की है तो माइनस की जाएगी। तो ये हमारा था कुछ फिक्स्ड एसेट, कि अगर आपने कुछ फिक्स्ड एसेट परचेज़ की है तो उसका जो वैल्यूएशन है वो किस तरीके से किया जाए।